हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत की खोज का अंतिम पाठ उपसंहार पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पूरे शुरू से लेके अब अंतिम तक 9 पाठ तक लेखक ने जो कुछ भी भारत के बारे में, भारत के अतीत के बारे में बताने की चेष्टा की है, उसको वे कह रहे हैं कि उन्होंने ये अनधिकार चेष्टा किया है। यानी कि भारत इतना समृद्ध है, इतना इसका इतिहास समृद्ध है कि उस तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन कार्य है। ये लेखक की विनम्रता है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि उन्होंने यहाँ तक भारत के अतीत के बारे में जो बताने की चेष्टा की है वह अनधिकार चेष्टा है। तो चलिए आज हम इस अंश को पढ़ते हैं। भारत की खोज, मैंने क्या खोजा क्या पाया, यह कल्पना करना कि मैं उसका पर्दा हटाकर यह देख सकूँगा कि वह अपने वर्तमान रूप में क्या है और उसका लंबा अतीत क्या रहा होगा, मेरी अनधिकार चेष्टा है। लेखक बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कह रहे हैं कि भारत की खोज में उन्होंने क्या खोजा और उन्होंने क्या कुछ उसके बारे में उन्होंने जानकारी पाई, उसकी कल्पना करना और उस पर जो उसका बृहद इतिहास है उस पर से पर्दा हटाना यानी सबके समक्ष लाना, ये एक लेखक कह रहे हैं ये एक दुरूह कार्य था और जिसका प्रयास मैंने किया। हालांकि ये प्रयास मेरा एक अनधिकार चेष्टा के रूप में है। उनका कहना है कि इतना अतीत और समृद्ध देश के इतिहास को इस तरह से सबके समक्ष लाना, उसके बारे में खोजना एक मतलब उनके द्वारा ऐसा किया जाना बहुत ही कठिन या दुरूह कार्य था, परंतु फिर भी उन्होंने प्रयास किया। भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है, उसकी विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है। लेखक ये बता रहे हैं कि भारत जो है भारत की जो सत्ता है वो भौगोलिक सत्ता है और आर्थिक सत्ता है। भौगोलिक भूगोल से संबंधित और आर्थिक अर्थ यानी धन से संबंधित, और सत्ता का अर्थ है शासन। ठीक है, तो यहाँ ये करें भारत में जो शासन है भौगोलिक रूप से उसका विवेचन करते हैं और आर्थिक दृष्टि से उसका विवेचन करते हैं। उसकी विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है और भारत का जो इतिहास है वो इतना समृद्ध है कि इसमें एकता है और एकता में विभिन्नता है। विभिन्नता होते हुए भी इसमें एकता के दर्शन होते हैं। उसकी विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है। कुल मिलाकर हमारे यहाँ अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से आक्रमणकारी आए, शासन किए और वो कुछ अपने साथ ले आए, अपना प्रभाव यहाँ छोड़ गए, जिसके कारण यहाँ की संस्कृति पर भी उसका प्रभाव पड़ा और उसमें विभिन्नताएं आईं। फिर भी ये विभिन्नता एकता का ही रूप है। ये विभिन्नता होते हुए भी भारत की जो संस्कृति है उसमें एकता के दर्शन होते हैं। यह विरुद्धों का एक ऐसा पुंज है जो मजबूत और अदृश्य सूत्रों से बंधा हुआ है। कह रहे विरुद्धों यानी विरोध, यहाँ पे विरोध भी हुए खूब। समूह, पुंज मतलब समूह, पुंज का अर्थ होता है समूह। तो यहाँ विरोधों का एक पुंज है, विरोधी विचारधाराओं के लोग यहाँ पे आए और विरोधों का दर्शन यहाँ होता है। उनके विचारधाराओं में उनके विरोध का दर्शन होता है, उनके विचारों में जो मजबूत और अदृश्य सूत्रों में बंधी है। बार बार आक्रमणों के बावजूद उसकी आत्मा कभी जीती नहीं जा सकी और आज भी जब वह एक अहंकारी विजेता का खिलौना मालूम होता है, वह अपराजेय है। कह रहे हैं कि बाहरी जो आक्रमणकारी थे वे बार बार आते गए यहाँ पे और आने के साथ साथ उन्होंने अपने प्रभाव छोड़े, फिर भी भारत की आत्मा जीती न जा सकी। माने भारत की आत्मा को कोई जीत नहीं सका। भारत का रूप जैसा था वैसा ही है, भले ही उनका प्रभाव पड़ा हो, परंतु ये प्रभाव उसके अंतर को प्रभावित नहीं कर सका।
अंतर यानी हृदय, उसका जो हृदय है, उसका जो वास्तविक रूप है, उसे प्रभावित नहीं कर सका। आज भी जब वह एक अहंकारी विजेता का खिलौना मालूम होता है, वह अपराजेय है। और इसका कारण है कि आज भी हमारा भारत जो है अपराजेय है। अपराजेय माने जिसे जीता न जा सके। एक युग के बाद दूसरे युग में उसने महान स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है, जो पुरानी परंपरा को लेकर चले हैं और उसे बदलते हुए समय के अनुरूप ढालते भी रहे हैं। भारत वह समृद्ध भूमि है जहाँ पे एक से एक बढ़कर स्त्री और पुरुषों ने जन्म लिया है, महापुरुषों ने, और अपने कर्मों के द्वारा महान जानी जाने वाली स्त्रियाँ इस देश में हुई हैं। ऐसे ऐसे स्त्री पुरुषों को भारत ने जन्म दिया है, जो पुरानी परंपरा को लेकर चले हैं और उसे बदलते हुए समय के अनुरूप ढालते हैं। और ये जो महान पुरुष और स्त्री हुए हैं हमारे इतिहास में, उन्होंने पुरानी परंपराओं को लेकर चलने की कोशिश की और उसके साथ साथ उसमें नए को भी सम्मिलित किया, यानी पुराने और नए का सामंजस्य किया। उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को नहीं छोड़ा और नए को भी उन्होंने साथ में लिया, जिसके कारण जो बदलते समय के साथ वे उसके अनुरूप उन्हें ढालते गए। उस महान परंपरा में रविंद्रनाथ टैगोर हुए, जो आधुनिक युग की प्रकृति और प्रवृत्तियों से सराबोर थे, लेकिन उनकी नींव भारत के अतीत में थी। इन महान पुरुषों में एक रविंद्रनाथ टैगोर हुए, टैगोर का नाम भी आता है, जो युग की प्रकृति और प्रवृत्तियों से सराबोर थे। ये पूरी तरह से जो भारत की प्रकृति है और भारत की जो प्रवृत्ति है, उससे पूरे तरह से उसको उन्होंने आत्मसात कर लिया था। उससे पूरी तरह से प्रभावित थे, सराबोर थे, यानी कि प्रभावित थे, डूबे हुए थे। भारत की जो प्रकृति है, भारत की जो प्रवृत्ति है, उसमें वे पूरी तरह से लीन थे, डूबे हुए थे। लेकिन उनकी नींव भारत के अतीत में थी। इतना होने के बावजूद उनकी जो नींव थी वह भारत के अतीत में थी, यानी भारत की जो समृद्ध अतीत है, उसको उन्होंने अपने मन में बसा लिया था, उसमें वे रच बस गए थे। ऐसा लगता है जैसे पुराना जादू अब टूट रहा है और वह चारों ओर देखता हुआ वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहा है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का जो वह पुराना जादू है, यानी पुराना जो अतीत की ओर जो लोगों का आकर्षण है, वह अब लगता है कि धीरे धीरे टूटता जा रहा है और वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहा है, यानी कि उसके अंदर वर्तमान के प्रति एक आकर्षण पैदा हो रही है। वह वर्तमान की ओर सजग हो गया है, वर्तमान के जो बदलाव हैं उनको भी अपने अंदर आत्मसात करने की चेष्टा कर रहा है। उसमें परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन ज़रूरी है। और ये जो वर्तमान को अपने अंदर आत्मसात करने का गुण है, इसके कारण जाहिर सी बात है कि परिवर्तन होगा ही और परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि सदा हमेशा एक जैसा रहना उचित नहीं है। लोगों को समय के अनुसार अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए और उस बदलाव को लाना भारत ने शुरू कर दिया है। फिर भी वह पुराना सम्मोहन बना रहेगा और उसकी जनता के हृदयों को बांधे रखेगा। और कह रहे हैं भले ही भारत आधुनिकता को ग्रहण कर रहा है, उसको आत्मसात कर रहा है, फिर भी उसका पुराना जो जादू, पुराना जो सम्मोहन है, वह सम्मोहन का अर्थ होता है आकर्षण। मोहन का होता है मोहित करना और सम्मोहन माने आकर्षण। तो जो आकर्षण है, जो पुराना उनका आकर्षण, पुराने के प्रति जो अतीत के प्रति जो आकर्षण है वह है और बना ही रहेगा और उसकी जनता के हृदयों को और फिर जो अतीत के प्रति हमारा आकर्षण है वह हमारी जनता को एक दूसरे के साथ बांधे रखेगी, एक दूसरे को एकजुट बनाए रखेगी। हमें भारत में अतीत और सुदूर की खोज में देश के बाहर
नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना है। हमें भारत के अतीत और सुदूर की खोज में देश के बाहर नहीं जाना है। हमें भारत के बारे में जानने के लिए, भारत के अतीत के बारे में जानने के लिए, अतीत यानी पिछला समय, तो जो भारत का अतीत है, ये जो बीता हुआ कल है, उसके बारे में जानने के लिए हमें देश के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने पास उसकी बहुतायत है। हमारे अपने पास उसकी बहुतायत है। बहुतायत मतलब होता है संख्या में, बहुतायत माने बहुत संख्या, बहुत संख्या। हमारे अपने देश में ही हमारे बहुत जानकारियाँ हैं, आंकड़े हैं, बहुतायत है, आंकड़ों की बहुतायत है, माने बहुत संख्या है उस आंकड़ों की, जिनके माध्यम से हम अपने देश के अतीत को बखूबी जान सकते हैं। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो केवल वर्तमान की तलाश में। यह तलाश ज़रूरी है क्योंकि उसमें अलग रहने का अर्थ है पिछड़ापन और क्षय। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हम विदेशों में जाते हैं, अगर हम अतीत के बारे में जानने के लिए विदेशों में जाते हैं तो उससे हम अतीत को नहीं जान पाएंगे, बल्कि वह केवल हम वर्तमान की तलाश ही कर सकेंगे। हम वर्तमान की तलाश में ही हम पिछले मतलब विदेशों में जाएंगे। विदेशों में जाने से केवल हम वर्तमान की ही तलाश कर सकते हैं। तलाश यानी कि खोज। यह तलाश ज़रूरी है और वर्तमान की तलाश भी ज़रूरी है, वर्तमान की खोज भी ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ ही चलना चाहिए, तभी विकास के कदम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उससे अलग रहने का अर्थ है पिछड़ापन और क्षय। अब ये करें कि हमें वर्तमान को जानते हुए वर्तमान को अपने साथ लेकर के वर्तमान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम वर्तमान को लेकर नहीं चले तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर पिछड़ापन आ जाएगा, हम पिछड़ जाएंगे, हमारे अंदर जो विकास न होकर क्षय होगा। क्षय यानी कि नाश, क्षय का अर्थ होगा नाश। तो जो हमारी समृद्ध परंपरा है उसका ह्रास हो जाएगा, उसमें गिरावट आ जाएगी, अवनति हो जाएगी, हमारी विकास की जो गति है वह रुक जाएगी। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमें वर्तमान के साथ ही चलना चाहिए, वर्तमान के साथ ही कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि उससे अलग रहने का अर्थ है पिछड़ापन और क्षय। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि यदि हम वर्तमान से अलग अपने आप को कर लें तो हमारे अंदर पिछड़ापन आ जाएगा, हमारे अंदर अवनति आ जाएगी और हम समय के अनुरूप न चलने के कारण हम लोगों के साथ नहीं चल सकते हैं। जीवन अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। अब समय वो आ गया है कि जीवन जो है राष्ट्रीय न होकर के अंतर्राष्ट्रीय हो गया, यानी कि अलग अलग देशों, दूर देशों से भी हमारा संपर्क हो गया है। हम उनसे अपनी माने विकास के दौर में हम उनके साथ होड़ ले रहे हैं, उनके साथ आगे उनके चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा जीवन भी राष्ट्रीय न होकर के अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, होता जा रहा है। इस आने वाले अंतर्राष्ट्रीयतावाद में हमें अपनी भूमिका निभानी है, और यदि हम वर्तमान को साथ में नहीं लेके चलेंगे तो हम जो अंतर्राष्ट्रीयतावादी जो विचार है, यानी पूरे देशों के साथ जो देशों में जो बदलाव या उन्नति हो रही है उनके साथ हम अपने आप को लेकर नहीं चल सकते हैं। इसीलिए हमको उसमें भी अपनी भूमिका यदि निभानी है तो हमें वर्तमान को साथ में लेकर चलना है, हमें वर्तमान के बदलाव को जानना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें यात्राएं करनी है, औरों से मिलना है, उनसे सीखना है और उन्हें समझना है। लेकिन सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता कोई ऐसी हवाई चीज़ नहीं है जिसकी न कोई बुनियाद हो और न लंगरगाह। यहाँ ये बोल रहे हैं या ये बता रहे हैं कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीयता को अपनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीयतावाद को अपनाएंगे या उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहेंगे तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आवश्यक है कि हम यात्रा करें,
हमें यात्रा करनी पड़ेगी, हमें औरों से मिलना पड़ेगा, हम लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तभी हमारे जो विचार हैं वे समृद्ध होंगे, हम में बदलाव आएगा, हमारी सोच बदलेगी। और उसके बाद जो है कह रहे हैं कि उनसे सीखना है और हमें समझना है, लोगों से उनके नए विचारों को, नए जो उनके नई उनकी जानकारियां हैं उनको ग्रहण करना है, उनसे सीखना होगा और उनसे समझना होगा। लेकिन सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता कोई ऐसी हवाई चीज़ नहीं है जिसकी न कोई बुनियाद हो और न लंगरगाह। अब ये बता रहे हैं कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचार रखना चाहते हैं और उसमें भूमिका निभाना चाहते हैं तो हमें लोगों से मिलना जुलना होगा, उनसे नई चीज़ सीखनी होगी, समझना होगा। परंतु अंतर्राष्ट्रीयता जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उड़ती हुई चीज़ है जिसे हम पकड़ सकें और उसकी कोई बुनियाद न हो या उसकी कोई मतलब उसका कोई स्थान न हो, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की अपनी एक बुनियाद है, पकड़ है और उसको हम नींव से सीखेंगे, बुनियादी तौर से यदि हम उसको जानेंगे तभी सच्चे अर्थों में हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। उसे यानी कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद, राष्ट्रीय संस्कृतियों से बाहर निकलना है और आज वह स्वतंत्रता, समानता और सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर ही उन्नति कर सकता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद है, ये जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की मानसिकता है वह क्या है, राष्ट्रीय संस्कृतियों से बाहर निकलना है। हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृतियां हैं उनसे बाहर निकलना ही अंतर्राष्ट्रीयतावाद कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीयतावादी हम तभी होंगे जब हम राष्ट्रीय संस्कृतियां जो हैं उनसे हम बाहर निकलें और आज वह स्वतंत्रता, समानता और सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर ही उन्नति कर सकता है। और आज देश जो है यदि उन्नति करेगा तो इसी अर्थ में उन्नति कर सकता है जब वह सच्चे रूप में अंतर्राष्ट्रीय हो। अंतर्राष्ट्रीयता यदि उसके अंदर है यानी कि वो दूसरे अपने देश के अलग किसी बाहरी देशों से मिलता जुलता है, उनके बारों में, उनके विकास में और अत्याधुनिक जो उनकी विचारधाराएं हैं उनको जानता है, तभी सच्चे अर्थों में हमारा देश और वो वहाँ का जनमानव विकास कर सकता है। हम किसी मामूली देश के नागरिक नहीं हैं, हमें जन्मभूमि पर, अपने देशवासियों पर, अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। लेखक ये बताना चाहते हैं कि हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हम किसी साधारण देश के नागरिक नहीं हैं। हम उस देश के नागरिक हैं जिसकी परंपरा, जिसकी संस्कृति महान संस्कृतियों में गिनी जाती है। हमें जन्मभूमि पर, अपने देशवासियों पर, अपनी संस्कृति पर और अपनी परंपराओं पर गर्व है। हमें जो है हमारी जो महान संस्कृति है, हमारी जो महान परंपरा है और हमारे देशवासी हैं, इन पे हमें गर्व है और हमें गर्व होना भी चाहिए। यह गर्व किसी ऐसे रोमांचक अतीत के लिए नहीं होना चाहिए जिससे हम चिपटे रहना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि यह गर्व जो है हमारी परंपराओं और संस्कृति और अपने देशवासी, अपने देश पर जो हमारा गर्व का भाव है, ये गर्व जो है किसी रोमांचक अतीत के लिए नहीं होना चाहिए। किसी एक अतीत को ही हम पकड़े न रहें, उसी पर ही हम केवल अपने ध्यान को न करें, मतलब अपने अतीत को ही एक किसी खास अतीत को ही बस हम याद न रखें, बल्कि चिपटे पड़े रहना, मतलब उसी को बस समझना, उसी को जानना, किसी एक खास अतीत के बारे में ही न सोचें, बल्कि एक अपनी जो मानसिकता है उसको हम उसको बृहत्तर बनाएं, उसको बड़ा बनाएं, मानसिकता, अपनी सोच को बृहत्तर बनाएं, किसी एक सोच पे हम चिपटे न रहें। अपने ढंग से भिन्न औरों के ढंग को समझने में इससे कोई कठिनाई होनी चाहिए।
अपने ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने पुराने अतीत से चिपटे पड़े रहेंगे और दूसरों की नहीं सोचेंगे, दूसरों की समझ को नहीं जानना चाहेंगे, तो ये जो है हमारा जो सोच औरों के सोच का ढंग से कितना अंतर है हमारे सोच में और दूसरों के सोच में, इसको जानने में कठिनाई, इससे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि हम हमारे जो दूसरे हैं लोग, विचारक हैं, सोचने वाले हैं, उनके विचारों को भी हम समझें और इसमें हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके कारण हमें अपनी कमज़ोरियों और असफलताओं को भी नहीं भूलना चाहिए और न ही उससे छुटकारा पाने की हमारी इच्छा कुंठित होनी चाहिए। यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि हमें अगर ये करना है कि हम अपने अतीत से न चिपटकर हम अलग अलग लोगों के विचार और उनकी जानकारियों से उनके उनके मनोभावों को जानने की कोशिश करें, तो इसका कारण इसके पीछे ये है कि हमको इसके लिए अपनी कमज़ोरियों, अपनी असफलताओं को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर अपनी असफलताओं को, अपनी कमज़ोरियों को भुला देंगे तो हम जो है विकास नहीं कर सकते हैं। उसकी जानकारी के आधार पर ही हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। न ही उससे छुटकारा पाने की हमारी इच्छा कुंठित होनी चाहिए और हमारे अंदर ये इच्छा भी न हो कि हम उससे छुटकारा पाएँ। जो हमारी अतीत की असफलता है, जो हमारी अतीत की कमज़ोरियाँ हैं, उससे छुटकारा भी पाने की इच्छा कुंठित नहीं होनी चाहिए, माने समाप्त नहीं होनी चाहिए। कुंठित होना यानी कि उसका द्वार बंद हो जाना, यानी कि हमको जब भी कुछ अपने को विकास के दौर पे ले आकर के खड़ा करना है, हमें अगर विकसित होना है, तो जो अपनी कमज़ोरियाँ हैं, अपनी जो असफलताएं हैं, उसको हमें जानना पड़ेगा, तभी हम उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे पहले कि हम मानवीय सभ्यता और प्रकृति की गाड़ी में औरों के साथ अपनी सही जगह ले सकें, हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है और बहुत सी कमी को पूरा करना है। लेखक आगे ये बता रहे हैं कि इससे पहले कि हम मानवीय सभ्यता और प्रगति की गाड़ी को औरों के साथ अपनी सही जगह ले सकें, माने जो मानवीय सभ्यता है और जो प्रगति है यानी विकास है, उसकी गाड़ी को यदि हम आगे ले जाना चाहते हैं तो हमको इसके लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा, बड़ी लंबी दूरी तय करनी होगी, तब हम मानवीय सभ्यता को और उसके विकास की गाड़ी को आगे ले जा सकेंगे। हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है और बहुत सी कमी को पूरा करना है। हमें इसके लिए एक लंबा सफ़र तय करना होगा, बड़ी लंबी यात्रा करनी होगी और साथ में हमको बहुत सारा कार्य करना होगा, जिससे हम मानवीय सभ्यता और प्रगति को आगे की ओर ले जा सकते हैं। हमें जल्दी करनी है क्योंकि हमारे पास बहुत समय सीमित है और दुनिया की रफ्तार लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लेखक कह रहे हैं इस कार्य के लिए हमारे पास समय अत्यंत कम है, बहुत सीमित है और हमको ये काम जल्दी करना चाहिए, और क्योंकि दुनिया जो है बड़ी रफ्तार से दौड़ रही है, बड़ी रफ्तार से गति से आगे बढ़ रही है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमें अपनी गति तेज करनी पड़ेगी, हमको भी विकास के रास्ते में अग्रसर होना पड़ेगा। आज इस बात की कहीं अधिक आवश्यकता है क्योंकि भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृतियां मानव जाति और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएंगी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हमको दुनिया के दौड़ में अगर शामिल होना है, दुनिया के साथ चलना है, तो हमको इसके लिए अपनी रफ्तार को तेज़ करनी होगी और क्योंकि इसकी आज बहुत आवश्यकता है।
इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके बिना हम दुनिया के साथ नहीं चल सकते हैं। दुनिया की गति जो है, उसके विकास की गति बहुत तेज़ है। और अतीत में भारत दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करके उन्हें आत्मसात कर लेता है। आज इस बात की कहीं अधिक आवश्यकता है। करें कि हम अतीत को हम आत्मसात कर लेते हैं। हमारे अतीत की जो बातें हैं, संस्कृतियां हैं, उसको हम आत्मसात कर लेते हैं, उसका स्वागत करते हैं। परंतु आज इस बात की कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। उस एक दुनिया यानी कि जहाँ पे कोई अलग नहीं हो, कोई माने विकास है, जो भी परिवर्तन है, जो गति है, वो सारी पूरी दुनिया में एक जैसी हो, इसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ राष्ट्रीय संस्कृतियाँ मानव जाति को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएंगी। जहाँ राष्ट्रीय संस्कृतियाँ मानव जाति की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएंगी। जहाँ पे करें कि राष्ट्रीय जो संस्कृतियाँ हैं, जिनकी जो अपने आप में अलग अलग राष्ट्र की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, वे संस्कृतियाँ मानव जाति की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति है उसमें जाकर घुल मिल जाएगी। क्योंकि हम जो है अब विकास के कारण एक दुनिया के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। माने दुनिया में माने सारा देश जो है मिलकर एक हो जाएगा। हमें जहाँ भी समझदारी, ज्ञान, मित्रता और सहयोग मिलेगा, हम वहीं उसकी तलाश करेंगे और हम सामूहिक कामों में सबके साथ सहयोग करेंगे। लेखक ये कह रहे हैं कि जहाँ भी हमें समझदारी मिले, जहाँ भी हमें ज्ञान मिले, मित्रता मिले या सहयोग मिले, हम वहीं उसकी तलाश करेंगे। हम वहीं उनकी आज यही कारण है कि हमारा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कभी चीन से, कभी जापान से, कभी अमेरिका से, मतलब जहाँ से जिसके साथ रह के हम उन्नति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, उसके साथ हम हाथ मिला लेते हैं। और फिर विकास के विकास की दौड़ में हम भी आगे चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लेखक ने यही कहा है कि हमें जहाँ भी समझदारी, ज्ञान, मित्रता या सहयोग मिले, हमको उसे तलाश करना पड़ेगा और हम सामूहिक कामों में सबके साथ सहयोग करेंगे। और जहाँ भी जो कार्य सामूहिक रूप से हो, उसमें हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन हम दूसरों की कृपा और सहारे के प्रार्थी नहीं हैं। इतना होने के बाद भी हम स्वाभिमान को नहीं छोड़ेंगे। हम अपने स्वाभिमान को त्याग कर हम दूसरे की कृपा की चाहत नहीं रखेंगे, दूसरे देश के सहारे की चाहत नहीं रखेंगे, उनके कृपा पात्र बनना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यही हमारा उद्देश्य, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। इस तरह हम सच्चे भारतीय और एशियाई होंगे और साथ ही अच्छे अंतर्राष्ट्रीयतावादी और विश्व नागरिक होंगे। लेखक यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर हम ये नियत रखें कि हम सबके साथ मिल के रहेंगे, परंतु हम किसी के कृपा पात्र नहीं बनेंगे, तो इस तरह से हम एक सच्चे अर्थ में हम एक सच्चे भारतीय और एशियाई हो सकते हैं। और इसके लिए हम और एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीयतावादी भी हो सकते हैं, एक विश्व नागरिक हो सकते हैं। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा और सबके साथ सबके ज्ञान को, बुद्धि को लेना होगा। पाठ में लेखक कुल मिलाकर ये सारांश के तौर पे उपसंहार में उन्होंने ये लिखा है कि हम विकास के दौर में आगे बढ़ें, अपने अतीत को न छोड़ें, अतीत का हम त्याग न करें और अतीत को लेकर के चलें, जिससे कि जो है हमारे विकास का दौर कभी घटे नहीं, हम विकास करते रहें और अपने सम्मान को, आत्मसम्मान का त्याग न करें, किसी की दया
की दृष्टि का कि किसी की कृपा ये के प्रार्थी न रहें, बल्कि हम स्वयं कोशिश करके विकास करके हम आगे बढ़ें और लोगों के साथ जो विकसित देश है उनके साथ हम अपना उनका सहयोग लें, उनकी सहायता लें और उनके साथ मिल कर के उनकी मित्रता के माध्यम से हम आगे बढ़ें, परंतु हम किसी की सहायता या दया के पात्र नहीं बने। तभी हम सच्चे अर्थ में एक भारतीय बनेंगे और तभी हम सच्चे अर्थ में एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीयतावादी विश्व नागरिक बन सकते हैं। आज का पाठ इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।